रात फ्लिक्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रात हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको आपकी सीट से हिलने नहीं देगी। एक सुनसान सड़क, एक अनजान महिला और एक पुराना महल। जब रात के साये गहरे होते हैं और डर की आहट सुनाई देती है, तब क्या होता है जब नियति आपको अनजाने रास्तों पर ले जाती है। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर आरव अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था, गुनगुना रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उसने हेडफोन लगा रखे थे और आसपास के माहौल से बेखबर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे गाड़ी में गर्मी महसूस हुई। उसने हेडफोन हटाए और एसी चेक करने लगा, पर वो खराब हो चुकी थी। इतनी रात को मैकेनिक तो मिलना मुश्किल था, तो आरव ने सोचा बिना एसी के ही काम चलाना पड़ेगा। यह सोचकर उसने खिड़कियां खोल दी जिससे थोड़ी हवा आ सके। गर्मी का महीना था, पर बाहर का मौसम ठंडा था। रात के सन्नाटे में बहती ठंडी हवा खिड़की से अंदर आकर गाड़ी की गर्मी कुछ कम कर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नहीं दिख रहा था। सिर्फ हवा के झोंकों के साथ कीड़े मकोड़ों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुल मिलाकर माहौल काफी डरावना था, पर आरव अपने गाने में इतना खोया था कि उसे इस भयावह स्थिति का अंदाजा ही नहीं था। कुछ देर बाद आरव का फोन बजा। उसने गाना बंद करके फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो आरव? मैं तुम्हें कितने फोन कर चुकी हूँ। कम से कम फोन तो टाइम पर उठा लिया कर, मुझे चिंता हो जाती है। और तूने तो बोला था कि तू शाम तक लौट आएगा, पर आधी रात बीत चुकी है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? फोन पर चिंता जताते हुए आरव की माँ निर्मला देवी ने कहा। आरव ने कहा, ओह माँ, आप भी ना बिना बात के ही चिंता करती हो। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। पार्टी देर तक चली इसलिए मैं लेट हो गया। अब मैं घर ही आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर आरव ने फोन रख दिया। अब आरव का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर था। गाड़ी चलाते हुए अचानक उसे लगा कि उसकी गाड़ी से कुछ दूरी पर सड़क पर कोई खड़ा है। एक्सीडेंट के डर से आरव ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दी, पर जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो देखा कि सड़क पर कोई नहीं था। आरव ने इसे अपना वहम समझा और वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी और चलाने लगा। अब आरव की नजर और ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने पर उसे लगा जैसे उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। आरव को ऐसा महसूस होने पर उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी धीमी की और डरते डरते नजर घुमाकर बगल वाली सीट की तरफ देखा, पर वो सीट बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था। अब आरव को यह सब अजीब लगने लगा। उसे गाड़ी के बाहर फैला रात का सन्नाटा डर की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हुआ। आरव की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। वह गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और न ही गाड़ी से बाहर निकलने की। आरव ने दोबारा हिम्मत जुटाई और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में गर्मी होने पर भी उसने शीशे बंद कर दिए। अब वह जल्द से जल्द इस सुनसान सड़क से निकलकर घर पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर उसे सड़क पर कोई शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। गाड़ी से बाहर जब आरव ने गौर से देखा तो उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। सुनसान सड़क पर किसी इंसान को देखकर आरव की जान में जान आई। आरव ने गाड़ी की स्पीड धीमी करते हुए उसे उस लड़की के पास जाकर रोक दिया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए उस लड़की से कहा, मैडम, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उस लड़की ने आरव की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जी, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इतनी रात को तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आरव ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वो लड़की 22 से 25 के करीब लग रही थी। उसने घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक का फ्रॉक पहना हुआ था और पैरों में हील वाली सैंडल थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने गले में एक स्कार्फ पहन रखा था। हल्के मेकअप के साथ उसका बेदाग चेहरा
बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। आरव ने उस लड़की से कहा, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। वैसे आपकी गाड़ी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे यही थोड़ा पीछे ही तो थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी रास्ते में ना आए इसलिए मैंने उसे थोड़ा साइड में खड़ा कर दिया था, आपने देखा नहीं? हाँ, शायद मैंने ही ध्यान न दिया हो। आप आइए, गाड़ी में बैठिए। आरव ने गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलते हुए कहा। वो लड़की आरव के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। आरव गाड़ी चलाते हुए उस लड़की से उसके घर का पता पूछता है तो वह लड़की आरव से कहती है कि यहाँ से थोड़ा सीधा चलने के बाद जब प्रेत महल आएगा, आप वहां तक मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत महल का नाम सुनकर जैसे आरव के होश उड़ गए। उसने अचरज से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या प्रेत महल? जहां तक मुझे पता है वो प्रेत महल तो काफी सालों से बंद है ना? और उस महल के आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। फिर आपने उस प्रेत महल के पास छोड़ने के लिए कैसे बोला? आरव की बात सुनकर वह लड़की कहती है, जी आपने सही कहा, कुछ महीने पहले तक वो प्रेत महल बंद था, पर अब मैंने उस महल को खरीद लिया है। पिछले महीने ही मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और एक हफ्ते पहले ही मैं उस महल में शिफ्ट हुई हूँ। आरव ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जी आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आरव को वो लड़की बहनावे और तौर तरीके में पश्चिमी सभ्यता की लग रही थी। उस लड़की ने आरव से कहा, मेरा नाम आहाना है, आप मुझे अन्नू कहकर बुला सकते हैं। और आपका नाम? आरव ने कहा, मेरा नाम आरव है और आपको मुझे आरव ही बुलाना पड़ेगा। और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। आरव ने बात को आगे बढ़ाते हुए अन्नू से पूछा, आप इतनी रात को अकेली घर से बाहर, क्या आपकी फैमिली में कोई नहीं है और आप करती क्या है? अन्नू ने आरव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं दिन में पियानो क्लास जाती हूँ, मुझे पियानो बहुत पसंद है और मुझे संगीत में अधिक रुचि है। और रात को मैं क्लब में सिंगिंग करती हूँ, जो कि मेरा पैशन और मेरी जॉब दोनों है। आरव ने कहा, अच्छा तो अब समझा आप इतनी रात को क्लब से आ रही हो। मुझे भी संगीत में दिलचस्पी है, क्या आप मुझे पियानो बजाना सिखाएंगे? अन्नू ने कहा, हाँ क्यों नहीं डियर, अब तो हम दोस्त हैं। आपका जब भी मन हो पियानो सीखने का आप मेरे घर आ सकते हैं। आरव ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगा। आरव ऐसे ही बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था और गाड़ी कुछ ही देर में प्रेत महल के आगे थी। आरव ने गाड़ी रोक दी और अन्नू से कहा, अन्नू तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। आरव ने गाड़ी महल के मेन गेट से थोड़ा आगे सड़क पर रोकी थी। अन्नू अपनी गाड़ी से उतरते हुए आरव को महल के अंदर चलने के लिए कहा। आरव, अब यहाँ तक आए हो तो घर के अंदर नहीं चलोगे? आरव ने मना करते हुए कहा, नहीं आज नहीं, आज काफी लेट हो गया है, माँ भी घर पर परेशान हो रही होंगी, मैं फिर कभी आऊंगा। अन्नू ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह गाड़ी से उतरकर महल के अंदर चली गई। उसके मुड़ते ही आरव ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आरव की नजर जब बगल वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि अन्नू का पर्स और स्कार्फ गाड़ी में ही छूट गए थे। आरव ने सोचा, कहीं उसके पर्स में कुछ जरूरी कागजात न हों। अगर मैंने सुबह लौट आने का सोचा और वह घर पर न मिली तो मुझे न तो उसकी पियानो क्लास का पता है और न ही क्लब का। मैं अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, मुझे उसका सामान अब भी लौटा कर आना चाहिए। वैसे भी घर पहुंचने में लेट तो मैं हो ही गया हूँ। यह सोचकर आरव गाड़ी को वापस प्रेत महल के रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही देर में आरव प्रेत महल के आगे होता है। आरव अन्नू का सामान हाथ में लेकर गाड़ी से उतरता है और महल की ओर बढ़ता है। वह महल देखने में बहुत बड़ा था। आरव धीरे धीरे उस महल की ओर अपने कदम बढ़ाता है। आरव उस महल के दरवाजे के सामने पहुंचकर जैसे ही दरवाजे को छूता है, दरवाजा हल्के धक्के से खुल जाता है। चारों तरफ इतनी शांति थी कि दरवाजे के खुलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव महल के अंदर प्रवेश करता है। महल में रोशनी काफी मध्यम थी, जिससे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव महल के हॉल में खड़ा था। महल की तरह ही यह भी काफी विशाल था।
दरवाजे के सामने की ओर सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां शायद महल की ऊपरी मंजिल की ओर जाती होंगी। यह सोचकर आरव उन सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ा। आरव ने कुछ एक दो ही सीढ़ियां चढ़ी होंगी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से भागा हो। आरव ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। आरव अपना वहम समझकर वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। आरव सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे सामने से कोई परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही है। यह देखकर आरव पूरी तरह से घबरा गया और घबराने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से उसके घुटने में काफी चोट आ गई और खून बहने लगा। आरव चोट की परवाह न करते हुए खड़ा हुआ और तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दरवाजे की तरफ भागा, परंतु उसकी यह कोशिश नाकाम रही। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, दरवाजा एकदम से अपने आप बंद हो गया और आरव अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। आरव की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी। उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा इतना मजबूत था जिससे उसकी यह कोशिश भी नाकाम हुई। आरव अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आरव के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो बड़ी हिम्मत करके पीछे देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अचरज से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने पीछे एकदम करीब एक अधजली शक्ल वाली लड़की दिखाई दी, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। उसे देखकर आरव के तो प्राण ही सूख गए। आरव ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा बोलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी एक आंख को खोलकर उस लड़की को देखने की कोशिश की, पर वह देखता है कि सामने कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोली। उसके सामने सच में कोई नहीं था। उसे अब परिस्थिति थोड़ी सामान्य लग रही थी। आरव ने राहत की सांस ली। तभी उसे सीढ़ियों के पास बने कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी लड़की की लग रही थी। धीरे धीरे वह आवाज कम होती गई और सिसकियों में बदलने लगी। आरव ने बड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। आरव ने उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक हाथ से उस कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे वो दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। अब उस कमरे से रोने की आवाज आना बंद हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा होने के कारण दरवाजे के खुलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। आरव ने दरवाजे पर ही खड़े होकर उस कमरे में नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, परंतु उसे उस कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने धीरे धीरे कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। वह कमरा देखने में काफी बड़ा और आलीशान नजर आ रहा था। उस कमरे में रखा हर सामान बेहद कीमती लग रहा था। आरव अब उस कमरे के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक उस कमरे की अलमारी के दरवाजे से खटखट की आवाज आना शुरू हो गई, जैसे कोई उस दरवाजे को पीट रहा हो। आरव ने धीमे कदमों से उस अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उस अलमारी के दरवाजे को एक झटके से खोल दिया। अलमारी के दरवाजे के खुलते ही खटखट की आवाजें आना बंद हो गईं। उस अलमारी में कीमती पोशाकें थी। आरव ने उस अलमारी में बने एक छोटे से बॉक्स को खोलकर देखा। आरव को उस बॉक्स में एक डायरी रखी हुई मिली। आरव ने उस डायरी को वहां से उठा लिया और अलमारी को फिर से बंद कर दिया। आरव का पूरा ध्यान उस अलमारी की तरफ था। जब आरव अलमारी को बंद कर ही रहा था, तभी उसे कमरे के दरवाजे के बाहर से तेजी से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। आरव
एक पल की भी देरी न करते हुए जल्दी से कमरे के बाहर आया, पर उसे कमरे के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। वो डायरी अब भी आरव के हाथ में थी। आरव ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। आरव उस डायरी को हाथ में लिए उस महल से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। आरव लगभग उस दरवाजे तक पहुंच ही चुका था, तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और आरव मुंह के बल फर्श पर नीचे गिर पड़ा, जिससे वह डायरी दूर दरवाजे के पास जा गिरी। फर्श पर गिरते ही आरव को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ा हो। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि आरव को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कोई उसे पैर से पकड़कर तेजी से घसीटता हुआ ले जा रहा था। आरव ने खुद को रोकने की कोशिश की और पास पड़े सोफे को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो नाकाम रहा। अब आरव घसीटता हुआ वापस उसी कमरे में पहुंच रहा था। उसके घुटने छिल चुके थे। आरव उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच चुका था और अब उसका घसीटना बंद हो चुका था। आरव वहां से खड़े होने की कोशिश करने लगा कि अचानक पास रखी कुर्सी अपने आप हवा में उड़ती हुई उस पर वार करने वाली थी। उस कुर्सी को अपनी तरफ आता देख आरव ने अपने बचाव के लिए अपने दोनों हाथों की कोहनियों से चेहरे को ढक लिया। अचानक उस कमरे की दीवार पर लगी घड़ी में से सिर्फ टिक टिक की आवाज आई। आरव ने अपने चेहरे पर से हाथों को हटाकर उस घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। वह कुर्सी जो आरव की तरफ आ रही थी अब एक तरफ रखी हुई थी, जैसे वहां से हिली ही नहीं। अब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। आरव वहां से खड़ा हुआ और कमरे के बाहर उस महल के हॉल में आया। अब उस हॉल में चारों तरफ लाइट जलने की वजह से रोशनी थी। आरव समझ गया कि सुबह के 4 बजने पर ब्रह्म मुहूर्त का समय होने की वजह से परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और अब वह इस महल से बाहर जा सकता है। आरव तेज कदमों से महल से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। आरव वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल ही रहा था, तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी, उस डायरी पर गई जिसे कुछ समय पहले आरव उस कमरे की अलमारी से निकाल कर लाया था। आरव ने उस डायरी को उठाया और दरवाजा खोलकर उस महल से बाहर निकल गया। आरव अब तेज कदमों से महल के बाहर सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आरव अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद करने वाला था, तभी उसकी नजर उस महल पर गई। उस महल का दरवाजा खोलकर कोई महिला उस महल के अंदर जा रही थी। क्या आरव कभी उस महल का रहस्य जान पाएगा? उस डायरी में क्या लिखा था और कौन थी वो महिला जो सुबह सुबह महल में दाखिल हो रही थी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़े रहे रातफ्लिक्स के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। शुभ रात्रि।